डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने माल्थस के जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत का अध्ययन किया। आज हम अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम नव माल्थसवाद सिद्धांत के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। नव माल्थसवाद सिद्धांत का प्रतिपादन 1920 में ब्रिटेन के फ्रांसिस प्लेस महोदय ने किया। यह माल्थस के जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत पर ही आधारित है, लेकिन माल्थस ने अपने जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत में संतति निग्रह के कृत्रिम साधनों को पाप माना था, लेकिन फ्रांसिस प्लेस महोदय ने इन साधनों को पाप नहीं माना और उन्होंने माना कि जनसंख्या नियंत्रण हेतु इन उपायों को अपनाया जाना पाप की श्रेणी में नहीं आता। बस दोनों सिद्धांतों में यही बेसिक अंतर है और कोई अंतर नहीं है। इसके बाद हम अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का बारे में अध्ययन करेंगे। यह जनसंख्या से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस सिद्धांत में अर्थशास्त्री यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जनसंख्या के आकार में और देश की राष्ट्रीय आय में क्या संबंध है। प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से जनसंख्या का आकार कितना सर्वोत्तम है या नहीं। सबसे पहले सिजविक ने इस सिद्धांत पर अपने विचार दिए। अनुकूलतम शब्द का प्रयोग कैनन महोदय ने किया। कैनन महोदय के अनुसार ये अंग्रेज अर्थशास्त्री थे। कैनन महोदय के बाद डाल्टन, रॉबिन्सन, कार्ल सैंडर्स, इन विद्वानों ने भी अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत का समर्थन किया। सबसे पहले हमारे लिए यह जानना जरूरी है कि अनुकूलतम जनसंख्या क्या है। अनुकूलतम जनसंख्या यानी ऑप्टिमम पॉपुलेशन। अनुकूलतम जनसंख्या का वह स्तर है या आकार है जहां पर किसी भी देश में प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिकतम होता है। यानी अनुकूलतम जनसंख्या का संबंध प्रति व्यक्ति उत्पादन के साथ में जोड़ा गया है। यह सिद्धांत इस बात पर प्रकाश नहीं डालता है कि किसी भी देश में जनसंख्या की वृद्धि क्यों हो रही है, किस प्रकार से हो रही है और जनसंख्या वृद्धि को किस प्रकार से नियंत्रित किया जाए, बल्कि यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि किसी भी देश में जनसंख्या के लिए अनुकूलतम आकार क्या होना चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इस सिद्धांत में जनसंख्या के आकार और संसाधनों की उपलब्धता के अनुकूलतम अनुपात को ज्ञात करने पर बल दिया जाता है, जिसमें देश की प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो जाए। अगर हम देखें कि इस संसाधन में इस सिद्धांत में जनसंख्या को श्रम के रूप में माना गया है और कहा गया है कि संसाधनों की उपलब्धता को स्थिर मानते हैं और जनसंख्या या श्रम की कमी होती है तो देश में प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पूरी तरीके से नहीं हो पाता है और प्रति व्यक्ति औसत उत्पादन भी कम रहता है। ऐसी स्थिति में यदि जनसंख्या या श्रम की वृद्धि होती है तो वहां उत्पत्ति के अन्य स्रोतों जैसे भूमि, पूंजी, साहस आदि के साथ साथ देश के औसत उत्पादन में भी अधिकतम वृद्धि होती है। कहने का मतलब ये है कि जनसंख्या श्रम है और जनसंख्या का आकार यदि किसी प्रदेश में कम है तो वहाँ प्राकृतिक संसाधनों का पूरा दोहन नहीं हो पाता है और प्रति व्यक्ति उत्पादन कम हो जाता है। जनसंख्या में वृद्धि होने पर श्रम अधिक होता है, संसाधनों की उपलब्धता या उपयोग अधिक होता है और उससे प्रति व्यक्ति उत्पादन भी बढ़ता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, प्राकृतिक संसाधनों के समुचित प्रयोग के लिए एक उचित आकार में श्रम या जनसंख्या का होना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी देश में अनुकूलतम जनसंख्या या सर्वोत्तम जनसंख्या वह आकार है जिससे उस देश में प्राकृतिक संसाधनों का दिए गए समय में इस प्रकार से समुचित उपयोग हो कि उस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिकतम हो सके। तो इसी बारे में एडविन कैनन के विचार हैं कि किसी दिए गए समय में किसी भी देश के उत्पादन का एक ऐसा अधिकतम बिंदु होता है जहां पर जनसंख्या तथा प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम समन्वय हो जाता है और इस बिंदु को अधिकतम प्रतिफल बिंदु कहते हैं। इस बिंदु पर देश की प्रति व्यक्ति आय अधिकतम होती है और इस बिंदु से जनसंख्या कम होने पर या जनसंख्या अधिक होने पर प्रति व्यक्ति आय में गिरावट आ जाती है। इसे हम एक आरेख के द्वारा, डायग्राम के द्वारा
समझ सकते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने एक डायग्राम प्रस्तुत किया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि एक्स अक्ष पर आपके प्रति व्यक्ति उत्पादन या पर कैपिटा इनकम है, वाई अक्ष पर आपके साइज ऑफ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या का आकार है। इसके बाद आप देखेंगे जो पी बिंदु है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न यानी अधिकतम प्रतिफल बिंदु है। यानी किसी भी देश में इस बिंदु पर पॉपुलेशन जो है वो अधिकतम आकार जो है वो अनुकूलतम आकार है और यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय अधिकतम है। इस बिंदु से ए बिंदु की तरफ जाने पर यानी जनसंख्या घटती है, लेकिन साथ ही प्रति व्यक्ति आय भी कम है। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे यह प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, इसलिए इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, वृद्धिमान का नियम। दूसरी तरफ आप देखेंगे पी बिंदु से जब हम बी की ओर जाते हैं यानी जनसंख्या के आकार में साइज ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रहा है और पॉपुलेशन बढ़ने से उस प्रदेश में संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या का आकार अनुकूलतम जनसंख्या से अधिक हो रहा है। इससे वहाँ लॉ ऑफ डाइमेंशिंग रिटर्न यानी हास मान का प्रतिफल नियम लागू होता है, यानी वहाँ प्रति व्यक्ति आय कम हो रही है। इस आरेख में हम देख सकते हैं कि ये ओवर पॉपुलेशन की स्थिति है और यह अंडर पॉपुलेशन की स्थिति है। तो इस प्रकार से इस डायग्राम से हम देख सकते हैं कि पी बिंदु अनुकूलतम जनसंख्या का बिंदु है जहां प्रति व्यक्ति आय अधिक है। ए से जब हम पी की ओर जाते हैं तो जनसंख्या का साइज धीरे धीरे बढ़ता है, इससे प्रति व्यक्ति उत्पादन भी बढ़ रहा है, लेकिन पी बिंदु की तुलना में वह कम है। पी बिंदु से जब हम बी बिंदु की ओर जाते हैं, हमारा वक्र जाता है, तो जनसंख्या का आकार अनुकूलतम जनसंख्या से अधिक हो रहा है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन भी घट रहा है क्योंकि संसाधनों पर दबाव अधिक बढ़ रहा है। तो किसी भी प्रदेश में पी बिंदु जो है वो उसका अनुकूलतम जनसंख्या का बिंदु है, जहां अधिकतम प्रतिफल बिंदु भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से ये आप आरेख के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन करेंगे। डाल्टन महोदय ने अपने सिद्धांत में एक फॉर्मूले का प्रयोग किया है, m = a - o डिवाइड बाई o। यहाँ m का मतलब है जनसंख्या का असंतुलन, a का मतलब है एक्चुअल पॉपुलेशन यानी वास्तविक जनसंख्या और o का मतलब है अनुकूलतम जनसंख्या। अनुकूलतम जनसंख्या कहने का मतलब ये है कि यदि किसी भी प्रदेश में हमें जनसंख्या असंतुलन को ज्ञात करना है तो हम इस फॉर्मूला से ज्ञात कर सकते हैं। और निश्चित रूप से यदि वास्तविक जनसंख्या अनुकूलतम जनसंख्या से अधिक है तो वहाँ जनाधिक्य है, और यदि वहाँ पर अनुकूलतम जनसंख्या वास्तविक जनसंख्या से कम है तो वहाँ जनाभाव की समस्या है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स, आप इस फॉर्मूला के द्वारा किसी भी देश में जनसंख्या के अनुकूलतम आकार का अध्ययन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस सिद्धांत के आलोचनाओं की। तो सबसे पहले तो कि जो अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत जो है, इसकी जो सबसे बड़ी आलोचना की गई है कि यह एक सिद्धांत न होकर एक धारणा मात्र है जिसमें अनुकूलतम जनसंख्या का एक विचार है, क्योंकि यह न तो यह बताता है कि किसी भी प्रदेश में जनसंख्या की वृद्धि क्यों हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, जनसंख्या को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा रहा है, यह केवल एक अनुकूलतम जनसंख्या का विचार प्रतिपादित कर रहा है। दूसरी आलोचना जो इसकी की गई है कि यह जो सिद्धांत है केवल प्रति व्यक्ति आय का समर्थन करता है, यानी यह एक भौतिकवादी आर्थिक विचारधारा है और इसमें जनसंख्या के नैतिक मूल्यों को बिल्कुल नगण्य स्थान दिया गया है। तीसरी जो आलोचना की जाती है इस सिद्धांत के बारे में कि कुछ ऐसे देश हैं जैसे जापान है, स्विट्जरलैंड है, यहाँ प्राकृतिक संसाधनों की कमी है लेकिन यहाँ पर उच्च स्तरीय जीवन स्तर पाया जाता है क्योंकि उनके पास में तकनीकी ज्ञान है, विशिष्ट भौगोलिक स्थिति है, वहाँ व्यापारिक और औद्योगिक कुशलता है, यानी प्राकृतिक संसाधनों के होने के अभाव के बावजूद भी वहाँ प्रति व्यक्ति आय अधिक है। यानी कहने का मतलब ये है कि अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत जो है प्राकृतिक संसाधनों और जनसंख्या में संबंध स्थापित करता है, लेकिन ये देश ऐसे एग्जाम्पल हैं जो इस संबंध को नकारते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि यह जो सिद्धांत है वो प्रति व्यक्ति आय
जिस बिंदु पर अधिकतम होती है, जिस जनसंख्या आकार पर अधिक होती है, उसे ही अनुकूलतम जनसंख्या कहता है। लेकिन यदि हम कुछ देशों में देखें कि कुछ देश ऐसे हैं जहाँ प्रति व्यक्ति आय तो अधिकतम होती है, लेकिन वहाँ पर अगर हम गरीब जनसंख्या का प्रतिशत देखें तो वो बहुत बड़ा पैमाना होता है। तो ऐसे में हम नहीं कह सकते हैं कि भाई वो जनसंख्या का आकार जो है वो अनुकूलतम है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स इस सिद्धांत की इन आधारों पर आलोचना की गई है। यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस पे आप शॉर्ट नोट तैयार करेंगे। धन्यवाद।